हेलो नमस्कार साथियों। दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वन और वन्य जीवन संरक्षण, ये जो हमारा टॉपिक है वीडियो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, और साथ में हम थ्योरी भी देखेंगे। इस प्रकार इस टॉपिक को हम यानी वन और वन्य जीवन संरक्षण को आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो यहाँ से आप निश्चित होकर के पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, तो वहां पर आप हमसे जुड़ जाना। और ये जो पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद में दे दी जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो आंसर है ना वो नहीं लिखा, आंसर यहाँ पर आपको बताना होगा। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में वैधानिक जो वन है आरक्षित, संरक्षित और हमारे वर्गीकृत वन, इनके संबंध में आपको तथ्य पूछे, कहां पर सर्वाधिक है, क्या इनका विस्तार है, तो आपको इसका आंसर देना है। आपका पहला ऑप्शन है आरक्षित वन, क्या हमारे राजस्थान में 37.05% है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि संरक्षित वन, क्या ये 56.43% है। तीसरा हमारा जो है वर्गीकृत वन यानी 6.52%, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत है। फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा कि आरक्षित वन क्या सर्वाधिक उदयपुर में है, हमारे वर्गीकृत वन क्या सर्वाधिक बीकानेर में है, और तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में संरक्षित वन लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर पर फैले हैं। तो इस प्रकार आप जो है इसका सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी यानी तीनों कथन हमारे क्या है मित्रों, तीनों कथन हमारे सत्य हैं। तीनों कथन हमारे सत्य हैं, क्योंकि जो है आरक्षित वन की बात करें तो ये 37.05% है, ये कथन सत्य है। और जो है संरक्षित वन 56.43 सही है, और अवर्गीकृत 6.52% सही है। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में, संरक्षित वन सर्वाधिक बारां में, और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक हमारे बीकानेर में है। और राजस्थान में संरक्षित वनों का लगभग कितना जो है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, तो वो है हमारा 19,000 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है मित्रों, क्षेत्र है। तो और अगर उनकी बात करें यानी जो आरक्षित वनों की, तो वो लगभग हमारे 12,000 के आसपास है। और अगर बात करें अवर्गीकृत की, तो वो हमारे लगभग 2,000 के आसपास है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ये हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा, यानी सब तीनों कथन ये सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है उसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर असत्य है। पहला आपके पास ऑप्शन है कि राजस्थान में अभिलेखित जो वन क्षेत्र है वो 32,863 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि राजस्थान में कुल वनावरण जो क्षेत्र है वो हमारा कितना है, 16,655 है। और कुल वृक्षाच्छादन हमारा कितना क्षेत्र है, 8,733 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में कुल वन व वृक्षाच्छादन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। तो यहाँ पर आपको सही बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दीजिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है मित्रों, असत्य है। क्योंकि कुल वन और वृक्षाच्छादन हमारे जो है क्षेत्र है कितना है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.42% है, जबकि 9.60 तो ओवरऑल वन का क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। तो इस प्रकार 7.42 यानी जो है 2.55 हमारा वृक्षाच्छादन क्षेत्र है। और बात करें वनावरण की, तो वो हमारा 4.87 है। जब 4.87 और 2.55 को जो आप जोड़ोगे तो मित्रों लगभग हमारा 7.42 आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अन्य आप देखें आंकड़े, तो क्या राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र 32,863 है, जी हाँ 32,863 है। राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्र 16,655 है। पिछले साल के जो पिछले बात करें पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और राजस्थान में कुल वृक्षाच्छादन
क्षेत्र कितना 8,733 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 8,733 है। और पिछले जो है रिपोर्ट की तुलना में यानी 2019 की तुलना में यहाँ पर 621 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन की राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक व न्यूनतम कहां पर है। आपको बताना है कि राजस्थान के जो कुल यहाँ पर हमें वन देखने को मिलते हैं उसमें से आपको पता है 1.41% भाग पर हमारा झाड़ी क्षेत्र है। और अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहां पर है और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र कहां पर है। आपके पास 10 सेकंड है, जवाब दीजिए। तो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाली व हनुमानगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक पाली में है और न्यूनतम हमारे हनुमानगढ़ में है। कितना है झाड़ी क्षेत्र, 1.41%। और 7.42 कुल वनावरण व वृक्षाच्छादन क्षेत्र। ओवरऑल राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9 पॉइंट हमारा कितना 9.60%। ठीक है, यानी इस भाग पर वन है। और कितना 32,863, 16,655 वनावरण और वृक्षाच्छादन 8,733। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र अनिवार्य हैं, जिसको 1988 में संशोधित किया था, यानी राष्ट्रीय वन नीति को। तो आपको यहाँ पर बताना है 1952 के अनुसार राजस्थान में कितने जो है प्रतिशत वन क्षेत्र अनिवार्य हैं। बताइए, आप इसका आंसर दीजिए। आपके पास ऑप्शन 22, 25, 33 और 65। तो सही है मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33% यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सरकार ने कहा था कि आपके बात करें तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र है तो फिर 65-65% पर वन होना चाहिए, और मैदानी है तो 20-25 होना चाहिए। और राज्य की बात करें तो आपके राजस्थान में 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। क्या यहाँ पर है 33%? जी नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपको वनों की श्रेणी दी हुई है और उसके आगे आपको भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत दिया हुआ है। यानी राजस्थान में क्या अति सघन वन क्या कितने प्रतिशत पर है, मध्यम सघन वन जो हमारा मीडियम जो वन फॉरेस्ट है वो कितने पर है, और खुले वन यानी ओपन जो है वो कितने वन है, और झाड़ियां हमारे स्क्रब वन जो है राजस्थान में कितने। इनको आप यहाँ पर मिलान करना है मित्रों। आपके पास जो है 10 सेकेंड का समय है, जल्दी कीजिए और अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो दीजिए आंसर दीजिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए मिलान करते हैं। अति सघन वन ये भाई राजस्थान में कम है, तो 0.02% सबसे कम हमारा अति सघन वन है। और सर्वाधिक कौन से है, तो मध्य सघन वन। क्या मध्य सघन वन सर्वाधिक है? जी नहीं, हमारे खुले वन जो है राजस्थान में सर्वाधिक है। तो 3 का तो हो जाएगा बे, 1 का हो जाएगा ए, और मध्यम सघन वन का हो जाएगा कितना है, तो 1.27, और झाड़ियां हो जाएगी हमारी 1.41। तो मिलान कीजिए। फर्स्ट का आपको ए कहां दिखाई दे रहा है, तो बी और हमारे दे में यानी बे और दे में हमें दिखाई दे रहा है। मध्यम सघन वन 2 का हमें 3 कहां पर दिखाई दे रहा है, यानी से कहां पर दिखाई दे रहा, तो यहां पर दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर क्लिक किया है वो हमारे उनको सभी को बधाई। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां पर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई थी तथा प्रथम वन कानून 1935 में अलवर के द्वारा बनाया गया था। फिर आपके पास है अन्य की राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे पहले 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया था। वन अधिनियम पूछ रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं पूछा जा रहा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं पूछा जा रहा है। मैं आपको वापस करवा देता हूँ, यहाँ पर वन अधिनियम पूछा जा रहा है, 1953 में पारित किया गया था। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को लागू की गई थी, जिसके अनुसार संपूर्ण राजस्थान के भूभाग के 20% भाग को वर्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में वन क्षेत्र जो है कुल क्षेत्र का 9.60% है तथा भारत के वन क्षेत्र का करीब 7.42% है। तो यहां पर आप दीजिए मित्रों सही जवाब क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है।
तो आपने एक चीज पकड़ ली होगी कि भाई आपको जो है राजस्थान में वन क्षेत्र तो है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60 है, ठीक है। लेकिन भारत के वन क्षेत्र का करीब कितना है, तो 7.42 नहीं है। इतना कहां से होगा, ठीक है, इतना नहीं है। इतना नहीं है तो कितना है फिर, 3-4% के आसपास है, लगभग 3.10% है, ठीक है, 3.10% है। तो इस प्रकार यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्या स्वतंत्रता से पूर्व 1910 में जोधपुर या वन संरक्षण योजना बनी थी, जी हाँ। उसके बाद 1935 अलवर में। यहाँ पर आप अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जाए तो भी ठीक होगा। और पहले वन कानून की बात करें तो मित्रों जो अलवर के द्वारा ही लाया गया था, जोधपुर के द्वारा नहीं लाया गया था। जोधपुर ने केवल वन संरक्षण की योजना बनाई थी, मतलब एक तरीके से उनको कैटेगराइज वगैरह ऐसे जो होता है ना संरक्षण की बाध्यकारी चीजें वहां पर लागू नहीं थी। उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले 1953 में वन अधिनियम, ठीक बात है ये। फिर बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा, जी हाँ, प्रथम वन नीति हमारी 17 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। और उसके अनुसार तय किया गया था कि भाई संपूर्ण राजस्थान का हमें 20% को वृक्षाच्छादित करने का हम लक्ष्य रखते हैं और हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि भारत के वन क्षेत्र का करीब 7.42 नहीं है, बल्कि वनावरण व वृक्षाच्छादन हमारा क्षेत्र है 7.42। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि बीकानेर मतलब कौन सा कथन असत्य है, आपको चुनना है असत्य कथन। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। बीकानेर में मरुस्थलीय वनस्पति हेतु क्या मरुदरा जैविक उद्यान बनाए गए हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या सर्वाधिक योगदान मानसूनी पतझड़ वन का होता है। राजस्थान में क्या सर्वाधिक धोकड़ा वन यानी जो हमारे धोंक वृक्ष होता है वो पाए जाते हैं। राजस्थान में क्या सर्वाधिक सागवान जो है दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में पाए जाते हैं। 5 ऑप्शन है कि सर्वाधिक सालर वन क्या राजस्थान में पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए हैं और आपको 5 फैक्ट यहां से रटाएंगे ताकि एग्जाम में आप इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत ना करे। तो आपके पास 10 सेकंड का समय, क्योंकि थोड़ा सा माथा पच्ची वाला क्वेश्चन है। जिसने यहाँ पर कीवर्ड पकड़ लिया तो उसका सही आंसर है, और जिसने जवाब दे दिया तो उसको बधाई हो। अन्य जो है आप थोड़ा सा दिमाग लगाए और इसका आंसर दीजिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर मित्रों, तो हमारा 5वां ऑप्शन यह गलत है, क्योंकि सालर वन हमें राजस्थान में सर्वाधिक नहीं है, उदयपुर में हमें सर्वाधिक सालर वन देखने को मिलते हैं। अन्य 4 ऑप्शन क्या सही हैं, जी हाँ, बीकानेर में मरुस्थलीय वनस्पति हेतु मरुदरा जैविक उद्यान बनाया गया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान मानसूनी पतझड़ वन का होता है, सही बात है। राजस्थान में सर्वाधिक धोंकड़ा वन यानी धोंक वृक्ष वाले जो वन है वो पाए जाते हैं, सही बात है। सर्वाधिक सागवान दक्षिण राजस्थान में, जी हाँ सही है। सर्वाधिक सालर वन नहीं, राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में चंदन वन पाए जाते हैं। और हमारे जो ढाक प्लास वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। वृक्षावरण क्षेत्र, झाड़ी क्षेत्र, खुले वन, अवर्गीकृत वन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके जितने भी रटे हुए थे ना पहले प्रतिशत, उनका आप यूज कीजिए और सही आंसर आप दीजिए। आपके पास 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड ले लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत मत करना, क्योंकि मैंने सारे आपको बता दिए प्रतिशत। अब अगर आप गलत करोगे तो फिर मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ठीक है। जवाब दीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो मित्रों क्या होगा सही आंसर, जी हाँ, चलिए मिलान करते हैं। वृक्षावरण क्षेत्र कितना है राजस्थान में, कितना है राजस्थान में, तो 2.55% है। बात आपकी सही है, बात आपकी सही है। झाड़ी क्षेत्र कितना है, जी हाँ 1.41% है। बात आपकी सही है। खुले वन की बात करें तो कितना है, 3.57% है। ए वर्गीकृत वन कितना है, मैंने शुरुआत क्वेश्चन बताया था 6.52% है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, ए को देखिए कहां पर 3 दिखाई दे रहा है, जी हाँ ए और बी में हमें ए का 3 दिखाई दे रहा है। झाड़ी क्षेत्र का बी का हमें जो है 4th कहां दिखाई दे रहा है, जी फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और सी का 2 और डी का फर्स्ट। तो जिसने भी जो है ये क्वेश्चन किया उसको मैं वो बधाई के पात्र हैं सभी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बस आप टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको यहाँ पर जो है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वैसे सारे आंकड़े 21 के अनुसार ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि
दो यहाँ पर आपसे फैक्ट पूछे जा रहे हैं, एक तो सर्वाधिक का, एक न्यूनतम का। एक तो सर्वाधिक में क्षेत्रफल का और प्रतिशत का, और दूसरा न्यूनतम में क्षेत्रफल का और प्रतिशत का। आपके पास जो है 20 सेकंड का समय लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना, क्योंकि यहीं से सीधे आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे इसी क्वेश्चन से। तो फिर जल्दी फटाफट कीजिए, 20 सेकंड का आप समय ले लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर हल कीजिए, भले ही देख करके कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? दे दिया होगा जवाब। देखिए हम मिलान करते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से होंगे? तो वो हम हमारे होंगे उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। तो फर्स्ट का तो होगा हमारा बे होगा। फर्स्ट का क्या होगा? बे होगा। अगला हमारा है न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले। अब आपको यहाँ पर प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले देखने। तो प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले हमारे बात करें मित्रों, तो वो कौन से हैं? देखिए न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले हैं हमारे, जहां पर प्रतिशत के आधार पर बताया जा रहा है कि न्यूनतम है, तो वो हमारे जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले तो वो हमारे चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले तो वो है हमारे कौन से? वो हमारे उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। और जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हमारे हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। कौन सा? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। तो इस प्रकार जो है हम मिलान करते हैं। फर्स्ट का हमारा क्या हो रहा है? बे हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन में बे दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है यही सही होगा। फिर है न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले, तो वो हमारे जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। जी हाँ, दूसरे का से होगा। फिर है न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, जी हाँ, हमारे चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। तीसरे का ऐसे ही होगा और चौथे का दे से ही होगा। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एस आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? आपको यहां पर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान में नवीनतम आंकड़ों के आधार पर बताया जा रहा। आज आंकड़े चेंज हो गए तो वह मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक आंकड़े यही हैं, यही आपको रट करके जाना है। तो आपको सही आंसर बताना है कि पहला आपके पास ऑप्शन है कि राजस्थान में कितने, क्या 4 टाइगर रिजर्व हैं, तथा नवीनतम टाइगर रिजर्व क्या हमारा रामगढ़ विस्तारी 28 जुलाई 2021 को घोषित हुआ था। दूसरा ऑप्शन कि राजस्थान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, तथा नवीनतम जो है 25 अप्रैल 2022 को जो है रणखार जालोर वो घोषित हुआ था। तीसरा ऑप्शन राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है तथा 5 जंतुआलय हैं, क्या ये सही है? और चौथा हमारा ऑप्शन है कि राजस्थान में 33 आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र तथा 7 मृगवन है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? आपके पास 10 सेकंड का नहीं 20 सेकंड का समय ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डेट उल्ट फेर की है, तो वो हमारा गलत आंसर हो सकता है, आपको गलत करवा सकता है। तो जल्दी जवाब दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रामगढ़ जो विस्तार जो हमारा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था 28 जुलाई को नहीं हुआ था, 5 जुलाई 2021 को हुआ था। डेट याद कर लेना, 5 जुलाई 2021। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला रणथंभौर, दूसरा हमारी बात करें तो कौन सा? सरिस्का। फिर बात करें तो हमारा नहीं सरिस्का। तीसरा हम बात करें तो मुकुंदरा, और चौथा बात करें तो हमारा जो है रामगढ़ विस्तारी। तो रणथंभौर में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, सरिस्का में 1978-79 में, फिर तीसरा हमारा मुकुंदरा हिल्स में। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2013 में 9 अप्रैल 11 अप्रैल समथिंग 2013 में स्टार्ट हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, और अभी हमारे राजस्थान में हाल फिलहाल में। और ये हमारा 52वां टाइगर रिजर्व था, और 53वां टाइगर रिजर्व मैंने आपको भारत की पर्यावरण में पढ़ा रहा था, उस समय आपको बताया था गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ वाला है। ठीक है,
क्या राजस्थान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं? जी हाँ, 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। 15वां तो शाहबाद है जो 2021 में आया हुआ था, और अभी हाल ही में नवीनतम हमारा रणखार जो जालोर वो घोषित हुआ है 25 अप्रैल 2022 को। राजस्थान में क्या 27 वन्य जीव अभ्यारण्य? जी हाँ 27 हैं, और 5 हमारे जंतु आलय हैं, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। तो ये 5 जंतुआलय मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिर बात करते हैं क्या राजस्थान में 33 आखेट निश्चित क्षेत्र? जी हाँ 33 है, कब कई 33 है, और 7 मृगवन। जी हाँ, हमारे अशोक वगैरह, संजय वगैरह वो हमारे 7 मृगवन है, जिनके बारे में अगला आगे पढ़ाऊंगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका पास क्वेश्चन है कि नवीनतम वन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में वन क्षेत्र में कमी वाले जिलों का सही क्रम बताना है। यानी ऐसे जिलों का क्रम बताना है जहां पर वन क्षेत्र में कमी हुई है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। 10 सेकंड का समय ले लीजिए, लेकिन आंसर जरूर दीजिए। जो भी आंसर देगा वो बधाई का पात्र होगा, अन्यथा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या होगा सही आंसर इसका? जी हाँ, हमारा सेकंड आंसर सही होगा। जिसने भी सेकंड आंसर दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, जाख, सिब। मैंने ऐसे ट्रिक वगैरह भी बनाई थी उस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये 2021 वाली रिपोर्ट। तो जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर। जिसने भी सेकंड आंसर दिया बधाई के पात्र हो भाई आप सभी। अगला क्वेश्चन, नवीनतम वन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में वन क्षेत्र में, यहाँ पर वर्दी वाले हो गए, सॉरी मित्रों, क्वेश्चन में गलती हो गई। वर्दी वाले जिलों का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्दी वाले जिलों का क्या बताना है? सही क्रम आपको बताना है। तो जवाब दीजिए आप, क्या होगा सही आंसर? 10 सेकंड का समय है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर, पाली, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। आजापा बीना। ठीक है, तो अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। और कमी वाले जिले कौन से थे? तो जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर। और वर्दी वाले जिले हैं अजमेर, नागौर, बीकानेर, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आपको राज्य के जो वन हैं उनके बारे में पूछा गया है कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर ये वन फैले हुए हैं, उसका आपको जवाब देना है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा गया। आपके पास 5 ऑप्शन है, क्योंकि ये 5 प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर क्या शुष्क उष्ण कटिबंधीय ढोंक वन क्या है? राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के लगभग 58% भाग पर फैले हुए हैं। मिश्रित पतझड़ वन ये क्या हमारे लगभग 28%। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन क्या ये वन क्षेत्र के 6% भाग पर। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या ये 5% भाग पर। शुष्क सागवान वन क्या ये लगभग 7% भाग पर। तो वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर ये फैले हुए हैं वो आपको सही आंसर बताना है। जो भी इसका सही आंसर देगा, मुझे लगता है कि उसने थोड़ा सा डीप में पढ़ा हुआ है और वो बधाई का पात्र होगा मित्रों, उसने अच्छी तरीके से तैयारी की है। तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए। 10 सेकंड का समय है। कुछ ज्यादा एक तरीके से हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, जिसने पढ़ा है तो वो कर लेगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ दो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सदाबहार वन भाई इतने से 5% कहाँ से हो गए? थोड़ा लॉजिक लगा लो। दोंक वन मिल सकता है, ये राजस्थान के है भाई 58% भाग पर। मिश्रित पतझड़ वाले वन जी हाँ लगभग 28% भाग पर है। कांटेदार वन जी हाँ ये कम है तो 6% भाग पर है, मतलब वन क्षेत्र के कुल। और अर्धउष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ पर हो गए? 5%। ये तो पूरा 1% ही नहीं है, यानी 0.4%, 0.38% जो है कुल वन क्षेत्र का 0.4% हमारे यहाँ पर सदाबहार वन है। तो कुछ लॉजिक लगा कर भी यहाँ पर आप सही कर सकते थे। और शुष्क सागवान वन की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह में यहाँ पर लगभग 7% या वन क्षेत्र का 7% शुष्क सागवान वन देखने को मिलता है।
अब हम देख लेते हैं कुछ घास वगैरह इनके बारे में पढ़ लेते हैं मित्रों। देखिए कौन कौन सी राजस्थान में कभी कभी मिलान वाला क्वेश्चन बन सकता है, मैंने इसमें थ्योरी भी डाली हुई है। तो देखिए सेवन घास जिसको लिलोन भी कहते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों विशेषकर जैसलमेर में पाई जाती हैं। सेवन घास जिसको स्थानीय भाषा में लिलोन किया करे मानाट है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लसीडस सिडगुस इसका वैज्ञानिक नाम है। सेवन घास प्रोटीन युक्त घास है, और इस घास में मित्रों राजस्थान का राज्य पक्षी और गोडावण सबसे शर्मिला पक्षी गोडावण जो अंडे देता है, इसलिए इस घास को गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। फिर है मित्रों सुगनी घास, इसके बारे में शायद ही सुना होगा। तो सुगनी घास हमारे कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, और उस घास का उपयोग मित्रों दवाई और साबुन बनाने में होता है। तो आपको केवल याद रखना है सुगनी घास कहां पर, जैसलमेर में। फिर है बुर और मोतिया, ये दोनों सुगंधित घास है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। और बुर घास विशेषकर बीकानेर के कोलाइत, देशनोक, नोखा और थोड़ा सा जो सरदार शहर वाला यानी चूरू वाला भाग है, यहाँ पर जो है बुर और मोतिया घास देखने को मिलती है। वैसे आपको पता है कि मोतिया साइपर्स रोटेडस जो हमारे ताल छापर चूरू में भी, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में भी देखने को मिलती है। फिर है मित्रों ओलेवरी घास, ये हमारी जोधपुर में यानी जोधपुर का जो ओसिया भाग है, उपकेश पटन ओसिया, वहां पर आपको प्रमुखता से मिलेगी, और इसे लेमन घास भी मित्रों कहते हैं, लेमन घास, ठीक है। फिर है धामण करड़ अंजन, ये घास जो है ये मरुस्थलीय घास है, और इसमें जो है करड़ और अंजन जो है ये गायों और घोड़ों के लिए उपयुक्त हरी घास है। तो ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। फिर है मित्रों खस और पामरोजा, ये तो सुना ही होगा, ये हमारे कहां पर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक वाला जो क्षेत्र हो गया वहां पर है, और ये दोनों ही सुगंधित घास है, और इनका उपयोग शरबत व इत्र बनाने में किया जाता है। अगले हम कुछ वनस्पतियों के नाम भी देख लेते हैं, जैसे कि खेर हो गई। खेर का वनस्पति नाम क्या है, अकेसिया केपू या फिर अकेसिया कटेचू इसको कहते हैं। इसका उपयोग कौन करती है, कथोड़ी जाति हांडी पद्धति के द्वारा मित्रों यहाँ से कत्था तैयार करती है खेर वृक्ष से, और खेर वृक्ष की छाल व लकड़ी के टुकड़ों से कत्था बनाया जाता है हांडी पद्धति के द्वारा, कथोड़ी के द्वारा। और ये हमारे आपको पता है कि इनकी जनसंख्या लगभग 5-1 हजार है, और उदयपुर में 4-2-2.5 हजार रहती है। आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था क्लास नहीं देखी है तो मेरी आपसे गुजारिश है उस क्लास को जरूर देखिए, अच्छे से वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ये मुख्य वृक्ष मुख्यतः जो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ आदि में पाए जाते हैं। उदयपुर कथोड़ी आ गए तो उदयपुर ही होगा। फिर बात करते हैं मित्रों पलास और ढाक की। ये जो मित्रों ये इसका नाम होता है वानस्पति के नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये बहुत ही ब्यूटी होती है इनमें। आप पलास के पेड़ पौधे देखना कितने अच्छे दिखते हैं, ये लाल रंग के, पीले रंग के, ठीक है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा विशेषता इसकी क्या है, तो अपने सुर्ख लाल व पीले रंग के कारण ये पलास के फूलों को जंगल की ज्वाला कहते हैं। और पलास के वृक्ष कहां पर वृक्ष मिलते हैं मित्रों, तो वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि सालर वन उदयपुर में होगा, राजस्थान नहीं होगा, राजस्थान में ढाक या पलास वन होगा। फिर है तेंदू। तेंदू की बात करें तो वानस्पति का नाम हमारा डिसोपायरस मेलेनोजाइलोन है, डिसोपायरस मेलेनोजाइलोन, और वनस्पति के नाम इसका है, और स्थानीय नाम इसको टिमरू कहते हैं। और तेंदू को मित्रों वागड़ का चीकू भी कहते हैं, ठीक है ना, वागड़ का चीकू किसको, तेंदू को। और तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदू के सर्वाधिक वृक्ष आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, और राजस्थान में सर्वाधिक तेंदू के पत्ते आपको यानी तेंदू के जो वृक्ष हैं वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा में पाए जाते हैं। और बीड़ी उद्योग जो मित्रों सर्वाधिक अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा में, और हमारे जो टोंक मयूर बीड़ी फैक्ट्री काफी प्रसिद्ध है वहां की। फिर बात करते हैं 1974 में मित्रों तेंदू के वृक्ष का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और तेंदू योजना भी चलाई गई थी इस क्षेत्र में। तो तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1974 में, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, और इसका काफी एक तरीके से यूज होता है इकोनॉमिक दृष्टि से बीड़ी वगैरह बनाने में। अगला हमारा मित्रों है महुआ। महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है, मधुका लोंगोफोलिया इसका वानस्पतिक नाम है। और महुआ को आदिवासियों को क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। और राजस्थान में आदिवासी जनजातियां महुआ का जो प्रयोग है टोटम प्रथा में करती हैं। और महुआ के जो ज्यादातर ये भील वृक्ष, भील जो है ये इससे संबंधित होते हैं। महुआ के जो पुष्प से देसी शराब बनाई जाती है जिसे मोकड़ी कहते हैं, मोकड़ी का प्याला। और महुआ मुख्यतः आपको पता है कि उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही में पाया जाता है। फिर है मित्रों खेजड़ी। खेजड़ी माना क्या करे, खेलड़ी, खेलड़ी क्या मतलब है, अब कई जगह सीमड़ो वगैरह क्या होती है। और जो भी ग्रामीण लोग से जुड़े हैं तो लूंग, सांगरीन, मिमजर नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो मिमजर आप जाने हो तो खिचड़ी का फूल हुआ करे, और पत्तियां लूंग किया करे। कई हिंदी किताब लूंग कहते हैं उसको, पता नहीं लूंग क्यों, लूंग है भाई वो तो। फिर बात करें फड़ी होती है सांगरी, और सूखी फड़ी खोखा है, खोखा बचपन में खाया होगा, खोखा मीठा खोखा। और विजयदशमी यानी दशहरा दिन आश्विन शुक्ल दशमी को इसके क्या किए जाते हैं मित्रों, इसकी यहाँ पर पूजा की जाती है, इसकी पूजा की जाती है।
ठीक है। तो समी का यह पूजन किया जाता है, इसको खेजड़ी को समी कहते हैं। कहाँ कहाँ पर इसको क्या कहते हैं देख लीजिए। इसके अन्य नाम हमें राजस्थान का गौरव है, थार का कल्प वृक्ष है और आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ है। साहित्यिक नाम इसको सीमलो कहते हैं और पौराणिक नाम इसको समी वृक्ष है और स्थानीय नाम इसको झांटी कहते हैं और सिंधी भाषा में इसको झोंकड़ा कहते हैं और कन्नड़ में इसको बन्नी कहते हैं और तमिल में इसको पेय मया कहते हैं। ठीक है, बन्नी पेय में कन्नड़ तमिल यानी जो साउथ में जाएंगे तो वहां पर मिलेगी तो उसको कहेंगे। 31 अक्टूबर 1983 को मित्रों खेजड़ी को क्या घोषित किया जाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। यानी देखो 1983 में हमारे खेजड़ी और हमारा रोहिड़ा इनको राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प घोषित किया जाता है और 1981 में जो है हमारा गोडावण वगैरह उनको चिंकार वगैरह इनको राज्य पक्षी व राज्य पशु का दर्जा दिया जाता है। तो पक्षी पक्षियों को पहले दर्जा दिया जाता है 1981 में और 1983 में खेजड़ी व हमारे किसको रोहिड़ा के फूल को यहाँ पर दर्जा दिया जाता है। 1991 में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया और 12 सितंबर 1978 से मित्रों कब से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कब से जो है खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, तो 1978 से मनाया जाता है। और आपको पता है कि जो हमारी अमृता देवी विष्णु पुरस्कार भी दिया जाता है 1994 से, तो वो भी आपको याद रखना 1 लाख वगैरह व्यक्तिगत के आधार पर और संस्था के आधार पर वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये बात करें 12 सितंबर 1978 से जो है प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को मित्रों खेजड़ी गांव में जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अगला मित्रों रोहिड़ा, इसका अन्य नाम राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, इसको मारवाड़ टीक कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका टिकोमोला अंडुलेटा है और 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। 1983 को रोहिड़ा से बंदूक की बट बनाई जाती है। और बांस की बात करें तो इसका अन्य नाम कौन सा, आदिवासियों को हरा सोना कहता है। वानस्पतिक नाम इसका बेम्बूसा वल्गेरिस होता है और मुख्यतः यह बांसवाड़ा उदयपुर वगैरह में पाया जाता है बांस वगैरह। ठीक है, और चंदनवन की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम सेंटालम एल्बम है और चंदनवन हमें राजमंद और हमारा सिरोही का देलवाड़ा क्षेत्र वहां पर देखने को मिलते हैं। गोंद की बात करें तो यह राजस्थान के पश्चिमी वर्ती भागों मुख्यतः बाड़मेर के चौहटन का गोंद बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। विराटरा माता वगैरह इनके मंदिर वही है और इस क्षेत्र में जो है गोंद उतारने का कार्य मेघवाड़ और मुसलमान जाति के लोग करते हैं। और आंवल झाड़ी की मैं बात करूं तो इसका उपयोग चमड़ा साफ करने यानी टैनिंग में जो इसका प्रयोग किया जाता है। आ गया आपका क्वेश्चन मित्रों, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में असत्य आपको कथन चुनना है। आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कौन सा जो है कथन असत्य है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कि गोडावण के संरक्षण हेतु क्या ये 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान में लॉन्च किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि क्या ये राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य था, यानी गोडावण के लिए प्रोजेक्ट लाने वाला। गोडावण के प्रजनन व संरक्षण हेतु क्या जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर और बाना जिले के सोरसैन क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर जो है इसकी स्थापना की जा रही है, यानी प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत। और फिर है कि 1 नवंबर 1990 को जो है क्या गोडावण पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका आपको सही आंसर बताना है मित्रों, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी इसका आंसर दीजिए, 10 सेकंड का आपके पास समय है। तो क्या होगा सही आंसर? जी हाँ, जिसने भी गोडावण के बारे में पढ़ा है तो उसको सही, उनको वो सभी धन्यवाद को क्या पात्र हैं। 1 नवंबर 1980 को मित्रों गोडावण पर डाक टिकट जारी किया जाता है, ना कि 1 नवंबर 1990 को। 1992 में तो देवनारायण की फट पर जो है उन पर डाक टिकट जारी होता है, तो 1990 को मित्रों यहाँ पर जारी नहीं होता है, ये 1980 को होता है। और ये बात करें प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो ये 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में लॉन्च किया गया था। और बात करें राजस्थान जो है ये देश में ऐसा पहला राज्य था। और बात करें इसके लिए जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक कलेक्शन और हैचिंग सेंटर हमारा रामदेवरा में और 12 जिला के सोसन में हमें ग्रेट इंडियन जो ब्रीडिंग सेंटर वो हमें देखने को मिलता है। और 1 नवंबर 1980 को यहाँ पर गोडावण पर डाक टिकट जारी होता है। जिसने भी 4th ऑप्शन दिया था वो उनका आंसर सही है। अगला हमारा क्वेश्चन मित्रों राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन हरिमोहन सक्सेना क्या कहते हैं कि राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उन्होंने हमारे जो है सरिस्का और जो सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान उनको भी उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान माना है, किसने? हरिमोहन सक्सेना ने। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके मानने से क्या होगा, सरकार जो मानेगी वो होगा। तो सरकार ने यहाँ पर केवल एक तो 1980 में रणथंभौर को, 1981 में हमारे जो है केवलादेव को, और फिर बात करें 2012 में जो है मुकुंदरा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। ठीक है,
तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं सबसे पहले रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है तो सब जानते हैं, सवाईमाधोपुर जिले में है और यहाँ पर एक बाग गलियारा भी है। और रणथंभौर में आपको पता है कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया था, 1 अप्रैल 1973 के तहत। और भारत का जो है सबसे छोटा जो है टाइगर प्रोजेक्ट वाला क्षेत्र है, ठीक है, यानी सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो ये रण सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है, लगभग 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका पुराना नाम कौन सा, रणथंभौर है। रणतपुर इसको कहा जाता है, रण की घाटी रणतपुर। और ये सवाईमाधोपुर के शासकों का आखेट क्षेत्र था, चौहान सवाईमाधोपुर के चौहानों का, रणथंभौर के चौहानों का, जिसे सन 1955 में वह अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1953 में आपको पता है कि 1951 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेकर आए जाते हैं सरकार के द्वारा, और वो जो है जो शिकार गाहों को क्या घोषित करती है, अब अभ्यारण्य घोषित करती है। तो 1955 में जो इसको अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आपको पता है कि सन 1973 में जो है हमारा टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। कैलाश सांखला यहाँ पर अग्रता होते हैं, तो ये जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है 1973 में। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। इसे लैंड ऑफ टाइगर, भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। बाघों की मांद किसको कहते हैं तो मित्रों वो सरिस्का को कहते हैं, ठीक है ना, बाघों की मांद। और बात करें एक और होता है जैसे कि रामगढ़ को कहते हैं, और बाघों का जच्चा कर किसको कहते हैं तो वो हमारे कहते हैं मित्रों रामगढ़ विस्तारी जो है टाइगर रिजर्व उसको कहते हैं। तो इस प्रकार जो है लैंड ऑफ टाइगर किसको कहते हैं, हमारे सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहते हैं। बाघों के अलावा यहाँ पर घड़ियाल, चीतल, नीलगाय, सांबर, रीछ, जरग आदि जीव भी हमें देखने को मिलते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान मित्रों यहाँ पर आपको पता है कि बाघों की संख्या कम हो गई थी 1990 के आसपास, 1990 के बाद में। तो 1996-97 में यहाँ पर जो है एंटी पोचिंग का कार्यक्रम चलाया गया था, और कुछ यहाँ पर वीएन मल्होत्रा हो गई, सुनीता नारायण स्वामी हो गई, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर समितियां भी बनती हैं बाघों की जो बाघों की संख्या किस प्रकार कम हुई है इसके कारण। और मित्रों 2008 में आपको पता है कि जो बाघों का सर्वप्रथम स्थानांतरण किया जाता है भारत में, और ये हमारा स्थानांतरण होता है रणथंभौर से सरिस्का के लिए। मैं लेकिन वहां पर आपको 2 जो हमारी बाघिन होती है उनको स्थानांतरित किया जाता है, वहां पर ले जाया जाता है सरिस्का। उनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आ गए हैं, तो वहीं अगर यहाँ पर बता दूं तो फिर वो आप क्वेश्चन हल कर लेंगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग में हमें कुछ यहाँ पर जो रणथंभौर हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर कुछ जैसे कि आप रणथंभौर घूमने जाते हो तो अन्य पर्यटक स्थल जैसे कि जोगीमहल हो गया, राजबाग हो गया, पद्म तालाब हो गया, मणिक तालाब हो गया है, ये हमें त्रिनेत्र गणेश जो है उनका मंदिर हो गया, तो ये हमें देखने को मिलता है जोगीमहल वगैरह कहाँ पर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास। और इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलाया गया था विश्व बैंक के सहयोग से 1998 से 2004 तक, और 1996-97 में यहाँ पर एंटी पोचिंग कार्यक्रम भी चलाया गया था। आगे देखिए अगला हमारा मित्रों है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है तो हम जानते हैं ये घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी अभ्यारण्य जिसको कहते हैं। तो ये हमारा भरतपुर में है, इसे घाना पक्षी विहार कहते हैं, और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का घर के परिंदों का घर तो हम बंद बाराठा को कहते हैं, भरतपुर वाले को, और जो है पक्षियों का स्वर्ग हम कहते हैं मित्रों केवला देव को। और जो है सांपों की प्रजनन स्थली हम कहते हैं हमारे शेरगढ़ को, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको याद रखने सारे। ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है, और इसे सन 1956 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब राष्ट्रीय उद्यान बना था तो 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और 1985 में मित्रों इसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में जोड़ा था। कब 1985 में। और आपको पता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हमारे आपको पता है कि देखिए 1982 में क्या होता है कि भारत जो है ये जो रामसर जो कन्वेंशन होता है उसके उस पर हस्ताक्षर करता है और उसका पार्टिसिपेट बनता है। और 1983 में यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर क्या होता है कि उसको रामसर साइट घोषित किया जाता है। लेकिन कई बुक हमें ये बताती है कि 1981 में इसको घोषित किया था। तो ये अगर आपके ऑप्शन दोनों आए तो फिर तो आपको 1981 करना, क्योंकि सारी लगभग बुक 1981 बताती है। लेकिन 1981 ना हो तो फिर 1983 होगा, क्योंकि सही उसको 1983 में घोषित किया जाता है। क्योंकि भारत जब 1982 में पार्टिसिपेट बना था रामसर साइट मतलब कन्वेंशन वगैरह का, तो फिर आप किस प्रकार कह सकते हो कि 1981 में उसको घोषित किया गया था। हाँ, ये हो सकता है कि जब भारत वहां पर भाग लेने गया था तो उसने कहा कि भाई हमारे ये क्षेत्र हैं केवलादेव वगैरह, इनको भी आप घोषित करना, तो 1981 में उसको घोषित कर दिया होगा। लेकिन फिर भारत कहता है, भारत अपने स्तर पर जो कार्यक्रम चलाने वगैरह होते हैं तो वो 1983 में इसको सही देता है दर्जा। तो 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में डाला, और साथ ही रामसर कन्वेंशन के तहत इसको रामसर कन्वेंशन वेटलैंड में भी शामिल किया जा चुका है। राजस्थान में 2 मित्रों रामसर कन्वेंशन साइट है, कौन कौन सी, सांबर जिसको यहाँ पर 1990 में घोषित होती है, और हमारा केवलादेव जिसे 1981 या फिर 1983 में इसको घोषित किया जाता है।
पानी कहाँ से आता है केवलादेव में? तो पानी आता है मित्रों अजान बांध से, भरतपुर में है कांकुड़ नदी पर। तो अजान बांध से जो है ये प्राप्त होता है। इस यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियां मिलती हैं, 300-400 प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती है, लगभग 300 प्रजातियां, और 200 से अधिक जो मित्रों यहाँ पर विदेशी हैं। और विदेशी मित्रों साइबेरियन क्रेन का आपको नाम याद रखना है, जो यहाँ पर कब आती है वो याद रखना। वो यहाँ पर आते हैं मित्रों नवंबर दिसंबर में, यानी जो शीतकाल का जो समय होता है नवंबर से लेकर के फरवरी तक रहता है, और ग्रीष्म काल के बाद ये चली जाती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पर यूरोप में यूरोप के जो साइबेरिया प्रांत से जो साइबेरियन क्रेन आते हैं, सर्स आते हैं, वो कब आते हैं ये क्वेश्चन बन सकता है। तो शीतकाल में आते हैं। यहाँ पर सुरखाब जो बूंदी का एक तरीके से वन्यजीव शुभंकर भी है। अजगर, लाल गर्दन वाले तोते, मैं आगे क्वेश्चन भी दूंगा इससे संबंधित। तो लाल गर्दन वाले तोते यहाँ पर मिलते हैं कहाँ पर? यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। झील में मित्रों यहाँ पर जो है इसी अभ्यारण्य में यहाँ पर जलमानुष उदबिलाव भी निवास करते हैं। और यहाँ पर हमें पाइथन पॉइंट जो है यहाँ पर अजगर देखे जा सकते हैं। पाइथन पॉइंट इसकी जगह है, यहाँ पर अजगर भी हम देख सकते हैं। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक जो सलीम अली, इनके आप एक हमारी किताब पहले जब हम छोटे थे तो इसे एक किताब होती थी ना, उसमें जो है ये सलीम अली का पाठ भी था। तो सलीम अली की यह कर्मस्थली रहा था हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान मित्रों गंभीरी और बाणगंगा के संगम पर है, और साथ ही भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ जो गोल्डन ट्रायंगल है मित्रों, दिल्ली, आगरा, जयपुर, उस पर ये अवस्थित है। दो अवस्थित है, एक तो हमारा केवलादेव, दूसरा हमारा सरिस्का जो रिजर्व है, सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है। फिर है मित्रों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये बात करें इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। सबसे पहले तो आप कहानी समझिए। देखिए पहले यहाँ पर कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदीवाला, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर पहले जो है दर्रा नामक एक अभ्यारण्य वगैरह था। और बाद में जो है 2003 में मित्रों दर्रा और जो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य था उसको मिला करके राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। कब? 2003 में। कब की गई थी? 2003 में घोषणा की गई थी, क्योंकि 98 में आपको पता है अशोक गहलोत रहते हैं, फिर 2003 में आपको पता है 2003 तक रहते हैं, और 2003 के बाद यहाँ पर आती है बीजेपी की सरकार। वो कहते हैं कि भाई राजीव गांधी के नाम हम क्यों रखें, हमारे क्या हम रखेंगे तो फिर अपने जो है अपनी पार्टी के जो भी मुख्य कार्यकर्ता रहे उनका नाम रखेंगे। तो इस प्रकार जो है इसका नाम 2006 में वसुंधरा राजे क्या कर देती है, इसको दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कर देती है। फिर बात करते हैं आगे और बात बढ़ती है तो दर्रा भी ठीक नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं कि भाई हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम, बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य का जो नाम है वो मुकुंदरा पहाड़ी पर पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ी पर नहीं, वो हमारे मुकुंद सिंह के नाम पर, हाड़ौती के प्रेमी जो है, हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी जो शासक थे मुकुंद सिंह, उनके नाम पर जो है मुकुंदरा हिल्स जो है राष्ट्रीय उद्यान रखने का निर्णय लिया गया था। और इसी अभ्यारण्य में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है, और मुकुंदरा हिल्स में आदि मानव के शैलाश्रय एवं उनके द्वारा जो है चित्रांकित शैल चित्र मिलते हैं। और 1955 में वैसे जो है अभ्यारण्य बनता है, दर्रा अभ्यारण्य वगैरह। और फिर 9 जनवरी 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है मुकुंदरा नाम पर। और 9 अप्रैल 2013, कहीं 11 अप्रैल भी है, तो 11 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया जाता है। और ये अभ्यारण्य घड़ियाल, सारस, गागरोनी जो हीरामन तोते हैं, जो मानव की एक तरीके से हुबहू नकल वगैरह करते हैं बोलने में, तो उनको जो हिंदुआ लोचन जिसको कहा जाता है, तो ये जो है मित्रों गागरोनी हमें देखने को मिलता है तोता यहाँ पर। और ये जीव जंतुओं को देखने के लिए अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, जिसको ओदिया कहा जाता है। और राज्य में सर्वाधिक जो जीव है वो इसी अभ्यारण्य में, और सर्वाधिक जैव विविधता मित्रों वो हमें देखने को मिलेगी सीता माता जो प्रतापगढ़ वाला अभ्यारण्य वहां पर। ठीक है। और यहाँ पर दर्शन स्थल कौन कौन से देखिए, गागरोन दुर्ग हो गया, अबलीमणि का महल हो गया, रावटा रोड वगैरह कोटा में जानते हैं आप। और गुप्तकालीन मंदिर हमारे जो भीम चोरी वगैरह, इनके खंडर भी कहाँ पर है, इसी अभ्यारण्य में स्थित है। अब हम कुछ अभ्यारण्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है, और 1900 में इसकी स्थापना हुई थी, कोई याद नहीं रखना। और 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, वो पहले दिया गया था। ठीक है। और 1978-79 में आपको यहाँ पर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। कब? 1978-79 में। तो 4 टाइगर रिजर्व यहाँ पर आ चुके हैं। कौन कौन सा? ये तो रणथंभौर 1973, फिर यहाँ पर बात करते हैं 1978-79 में सरिस्का की, फिर 9 अप्रैल 2013 में मुकुंदरा हिल्स में, चौथा हमारा अभी 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विस्तारी। तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य 1978-79 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और ये राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। और ये अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। 2 जगह, एक तो हमारा राजस्थान में, एक तो शायद नागौर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हरियल जो तोते देखने को मिलता है, और दूसरा हमारा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यहाँ पर हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। और इस अभ्यारण्य मित्रों क्रांसका व कांकनबाड़ी, अपने कांकनबाड़ी दुर्ग का नाम सुना ही होगा, तो क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार, भरथरी का मंदिर, और नीलकंठ महादेव मंदिर, पांडुपोल, ताल वृक्ष, नेड़ा
की छतरिया, जो अलवर के शासकों की छतरिया है, नारायणी माता का मंदिर और सरिस्का पैलेस होटल, आरटीडीसी का टाइगर डैन होटल। तो ये है यहाँ पर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में दर्शनीय स्थल वगैरह। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सरिस्का ए है, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान की, तो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान में, ठीक है। और बात करें अन्य की, और यहाँ पर जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सन 1980-81 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इस अभ्यारण्य में करोड़ों वर्ष पुराने कास्ट वैसे आपको बताएंगे, यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क वगैरह स्थित है, तो इसके कारण ये राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, और यहाँ पर आकल गांव में फॉसिल पार्क है, गोडावण, चिंकारा, काले हिरन, लोमड़ी, एंडरसन्स, टोड, गोह, मरुल, बिल्ली, पीवड़ा सर्प, कोबरा, रसल वाइपर आदि इसमें मिलते हैं। तो पीवड़ा सर्प वगैरह यहीं पर है, जो जहरीले सर्प होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क याद रखना, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1981 में घोषित होता है। फिर बात करते हैं सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की। ये जो है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर में स्थित है, और 1971 में इसकी स्थापना होती है। ये अभ्यारण्य उड़न गिलहरी और जो एंटीलोप प्रजाति के जो चौसिंगे होते हैं इनके लिए प्रसिद्ध है, और सर्वाधिक यहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलती है। और यहाँ पर लव और कुश जो है मित्रों, जो है लव तो हमारा ठंडा झरना है, और कुश हमारा गर्म झरना है, तो दो हमें यहाँ पर झरने भी देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की। तो ये जो है ये हमारा उदयपुर, पाली, राजसमंद जिले में है, और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये अभ्यारण्य मित्रों भेड़िए के लिए जो देश में पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर अन्य भी देखने को मिलता है। और ये अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था, राजसमंद जो चंदन वृक्ष के लिए जाना जाता है, खमनौर वाला क्षेत्र, तो चंदन वृक्ष के यहाँ पर वृक्ष मिलते हैं। और रणकपुर के जैन मंदिर भी इसी अभ्यारण्य में है, पाली में है। तो पाली में जो हमारा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य विस्तारित है वहां पर। फिर है मित्रों चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये कहां पर? तो चंबल नदी में बनाया गया, जो राणा प्रताप सागर से यमुना नदी तक विस्तृत है, और कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली यहाँ पर क्षेत्र आता है। ये एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है, क्योंकि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सीमा टच होती है। और चंबल देश की एकमात्र नदी सेंचुरी है ये, ठीक है। चंबल जो है एक देश की एकमात्र नदी सेंचुरी है, और इसे घड़ियालों का संसार भी कहते हैं। और राष्ट्रीय चंबल जो है अभ्यारण्य की बात करूँ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वो तो हमारा मध्य प्रदेश में, और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वो हमारा राजस्थान में, ठीक है। राष्ट्रीय जुड़ गया तो मध्य प्रदेश में होगा। चंबल नदी में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है, जिसे गांगे सूस कहते हैं। और भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां कौन कौन सी? ये तो घड़ियाल, आयुसियन जो रेड लिस्ट में आ चुकी है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। दूसरी है मगर, जो आयुसियन की सुबेदियम है, और खारे पानी का मगरमच्छ जो यहाँ चिंतनीय है आयुसियन की, ठीक है। जो रेड आटा बुक होती है उसके तहत। फिर है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर अभी एक वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, और ताल छापर अभ्यारण्य को प्रवासी पक्षी कुरंजा की शरण स्थली कहा जाता है। और महाभारत काल में ये मित्रों द्रोणपुर नाम से प्रसिद्ध था, और ये क्योंकि ये गुरु द्रोणाचार्य थे उनके ये निवास स्थान था ताल छापर। भैंसरोडगढ़ की बात करें तो ये घड़ियालों के प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर चंबल नदी बह रही है तो घड़ियाल होंगे। फिर बात करते हैं बस्सी, चित्तौड़गढ़ में है हमारा अभ्यारण्य। फिर है माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरों में है, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है, और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है हमारा। और राज्य की जो सबसे सुंदर हमारी छिपकली कौन सी, यूबले फेरिस, वो भी माउंट आबू अभ्यारण्य में देखने को मिलती है, और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जहरीली वनस्पति जिसका नाम है डिक्लिपिटेरा अबुसेंसिस, वो भी हमें माउंट आबू अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं सवाई मानसिंह अभ्यारण्य के, तो ये हमारा सवाईमाधोपुर में, जयपुर में नहीं है, ठीक है ना, सवाईमाधोपुर में। फिर बात करते हैं कैला देवी अभ्यारण्य की, तो ये हमारा करौली में है। यहाँ पर जो देव वन यानी ओरण है वो यहाँ पर स्थित है कैला देवी अभ्यारण्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। यहाँ से मित्रों मानसी व वाकल नदियों का उद्गम होता है, और टीक के वृक्ष का यहाँ पर प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में। फिर बात करते हैं टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, तो ये हमारा अजमेर, पाली व राजसमंद की जहां पर सीमा टच होती है वहां पर है। और टोडगढ़ आपको पता है जिसको बोरसवाड़ा पहले कहा जाता था, और टोडगढ़ का किला जिसको कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था, और ये राजस्थान का एक तरीके से मुगलों के जो हमारे अंग्रेज है उनके द्वारा निर्मित किला था। कर्नल जेम्स टोड ने निर्माण करवाया था, और इस स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनीतिक कैदियों को यहाँ पर कैद रखा जाता था, जैसे कि विजय सिंह पथिक हो गए, इनको यहाँ पर कैद रखा गया था। फिर बात करते हैं रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य की, जिनको अभी हाल फिलहाल 5 जुलाई 2021 को 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जा चुका है। और रणथंभौर
सरिस्का और मुकुंदरा के बाद राजस्थान में ये चौथा बाघ अभ्यारण्य है। और रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य में भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्गा, भालू, सुनहरा सियार, चिंका, नीलगाय और लोमड़ी जैसे जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। और मेज नदी यहाँ से निकलती है और ये बूंदी के शासकों का आखेट क्षेत्र था। फिर बात करते हैं जमुआ रामगढ़ की, तो ये हमारा जयपुर में है और हवा होदी यहाँ पर झील भी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं बंद बैराठा अभ्यारण्य की, तो ये हमारा भरतपुर में है, केवलादेव अभ्यारण्य का हिस्सा है और इसमें बैया पक्षी सर्वाधिक पाया जाता है और बारहटा झील भी यहाँ पर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो 12 में स्थित है और ये हमारे सांपों की प्रजनन स्थली इसको कहते हैं। और ये यहाँ से परवन नदी गुजरती है और सर्प उद्यान भी स्थित है और चिरोजी के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। जैसमंद उदयपुर में है और ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। रूठी रानी का महल भी यहाँ पर उदयपुर में स्थित है एक। फिर बात करते हैं नाहरगढ़ की, तो ये हमारा जयपुर में है, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का यहाँ पर दूसरा जैविक उद्यान, प्रथम हमारा सज्जनगढ़ 2015 में, यहाँ पर 2016 में। यहाँ पर राज्य का पहला और देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर यानी भालू के लिए जो रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर एक्जोटिक पार्क भी बनाया गया है नाहरगढ़ में। फिर बात करते हैं रामसागर, कैसरबाग और वन विहार की, ये तीनों धौलपुर में अच्छे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और 25वां हमारा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कोटा में है, झालावाड़, ठीक है। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ये हमारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। और जवाहर सागर की बात करें तो ये हमारा बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़ में है और ये घड़ियालों के प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कोटा बांध, जयपुरनाथ का मंदिर, घड़िया महादेव मंदिर दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन पर आते हैं वापस। भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भारत की वन रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो उससे संबंधित है। तो यहाँ पर बताओ आप क्या आंसर होगा। तो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो ये मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताया कौन सा कथन असत्य है? लाल गर्दन वाले तोते क्या आपको केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं? और ग्रेलेड गूंज क्या आपको तालछापर अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं? दूसरा ऑप्शन, हरे कबूतर व रिसस मंदर क्या यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं? तीसरा ऑप्शन, माउंट आबू में यूबलीफेरिस और चिपकली तथा जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन की राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य हमारा राजस्थान का सबसे छोटा है। थोड़ा सा ये गलती होगी टाइपिंग में। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई दूसरा सबसे छोटा तो हमारा अभ्यारण्य सरिस्का है और हमारा पहला छोटा अभ्यारण्य हमारा सज्जनगढ़ है। तो कौन सा यहाँ पर कथन असत्य है? जवाब जरूर दीजिए एग्जाम हमारे कमेंट बॉक्स में। तो सही है, सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि भाई जो सरिस्का है, सरिस्का है वो हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य है और सज्जनगढ़ दूसरा है। फिर आपको यहाँ पर वन्य जीव शुभंकरों से क्वेश्चन पूछा गया जो 2015 में घोषित हुए थे। उसके बाद उससे आपको मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया, यानी असंगत कौन सा है वो बताना है। क्या डूंगरपुर का वन्य जीव शुभंकर हमारा सुरखाब है? क्या बांसवाड़ा का जलपीपी है? या उदयपुर का बीजू है? या फिर हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है? कौन सा असंगत है? तो क्या होगा सही आंसर इसका? सही, ये फर्स्ट हमारा सही होगा। ये हमारा असंगत है क्योंकि डूंगरपुर का वन्यजीव शुभंकर सुरखाब नहीं है बल्कि हमारा जंगली धोक है, ठीक है। क्या है? जंगली धोक है। तो इस प्रकार सुरखाब तो हमारा बूंदी का है, बांसवाड़ा का शुभंकर जलपीपी है, सही है। उदयपुर का बीजू सही है और हमारा हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल सही है। देख लीजिए सारे वन्यजीव शुभंकर। अजमेर का हमारा खड़मोर है, अलवर का हमारा सांबर है, ठीक है। बांसवाड़ा की बात करें तो जलपीपी है, बारां की बात करें तो यहाँ पर मगर है, बाड़मेर की बात करें तो मरु लोमड़ी, और भरतपुर में हमारा जो है सारस है, भीलवाड़ा में बात करें तो यहाँ पर मोर देखने को मिलता है, जो शुभंकर, बीकानेर में भट्ट तितर, बूंदी में हमारा सुरखाब, चित्तौड़गढ़ में हमारा चौसिंगा, चूरू में बात करें तो काले हिरण, कृष्ण मर्ग, दौसा की बात करें तो यहाँ पर जो दौसा में जो खरगोश, और धौलपुर में हमारा पंचीड़ा, या जिसको हम कहते हैं पंचीड़ा वगैरह, पंचीड़ा, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? पंचीड़ा कहते हैं। और इंडियन स्क्रीमर। डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर जांगिल नहीं होगा, सॉरी जंगली तोक होगा यहाँ पर, जंगली तोक। तो हनुमानगढ़ छोटा किलकिला सही है। जयपुर में हमारा चीतल सही है, जयपुर में चीतल सही है। और जैसलमेर की बात करें तो गोडावण है यहाँ पर। और जालौर में हमारा भालू। झालावाड़ की बात करें तो गागरोनी तोता, झुंझुनू काला तितर, जोधपुर में कुरंजा कुर्जा, और करौली में हमारे घड़ियाल। और कोटा की बात करें तो उदबिलाव, और नागौर में हमारा राजहंस, और पाली की बात करें तेंदुआ, प्रतापगढ़ में उड़न गिलेरी, और राजस्थान में हमारा भेड़िया, सवाईमाधोपुर में बाघ, श्री गंगानगर चिंकारा, सीकर में शाहीन, सिरोही में जंगली मुर्गा, टोंक में हंस, और उदयपुर में बीजू। तो इस प्रकार 33 हमारे वन्य जीव शुभंकर है।
अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों कि राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1953 के तहत राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको पता है कि 1951 में तो हमारा वन्य जीव आप पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम आता है और 1953 में हमारा वन संरक्षण अधिनियम आता है राजस्थान में। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो है 1953 के तहत आपको राजस्थान में कितने जो प्रशासनिक दृष्टि से वन देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा सही आंसर इसका? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर तीसरा होगा, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित की बात करें तो यहाँ पर जो है पूर्णतः जो प्रतिबंध होता है, कोई भी कार्य व गतिविधियां नहीं होगी। और उसके बाद बात करें संरक्षित वनों की, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गतिविधियां कर सकते हो, लकड़ी वगैरह ला सकते हो। और अवर्गीकृत तो हमारा खुला होता है। ठीक है। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य जीव पशु संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया था और वन अधिनियम मित्रों 1953 में पारित किया गया था। राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2017 18 फरवरी 2010 को कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित की गई। इस नीति के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वर्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया और राजस्थान में इसको 1 सितंबर 1973 में लागू किया गया था। आपको अब जंतु आलय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको असत्य कथन मतलब जो है असंगत आपको चुनना है कि भाई इस ईयर में हमारे इस जंतुआलय की स्थापना नहीं हुई है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए। तो क्या होगा सही आंसर इसका? यस, जोधपुर, यानी सेकंड वाला आंसर हमारा सही होगा। जयपुर में 1876 में राम सिंह के काल में बनता है, सही बात है। जोधपुर की बात, जोधपुर में हमारा जो है जंतुआलय या चिड़ियाघर वगैरह ये 1936 में बनता है, ना कि 1938 में। और बीकानेर में 1922 में जो अभी वर्तमान बंद है, और कोटा में 1954 में, सही है। और उदयपुर में हमारा कब बनता है? उदयपुर में हमारा बनता है मित्रों 1878 में, 1878 में हमारा जो है उदयपुर में जंतुआलय बनता है। तो 5 जंतुआलय और 7 मृगवन हमारा राजस्थान में, कभी नहीं भूलना। ठीक है, लो जी, मृगवन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो अब आप जवाब दीजिए इसका कि ये कब बना था और इसके संदर्भ में ईयर। अगर आपको ईयर वगैरह भी नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप अगर इनकी लोकेशन याद कर लोगे तो वही काफी है। ठीक है, तो आप इनकी लोकेशन बता दीजिए मुझे मैं कमेंट बॉक्स में। जैसे कि अशोक, संजय अशोक, ये तो जयपुर में पता है। माचे सपारी की लोकेशन बताइए। और पुष्कर मृगवन जानते हो, सज्जनगढ़ भी जानते हो उदयपुर में। तो यहाँ पर जो आपको ईयर बताना है कि किस ईयर में नहीं बना, कुछ लॉजिक से लगा, कुछ लॉजिक वगैरह लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सारों के हमें ईयर वगैरह याद नहीं होते और नहीं एग्जाम में पूछते हैं ऐसे। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि 1986 में संजय उद्यान, सही बात है। और अशोक विहार की बात करें हमारा जयपुर में है। मृगवन, उसकी भी 1986 में स्थापना होती है, लगभग 1985-86 में होती है। और हमारे सज्जनगढ़ की बात करें मित्रों, इसकी भी 1986 में होती है। ठीक है, तो 1956 नहीं होगा। तो सारे की बात करें तो ये हमारे 1969 के बाद बने हुए हैं। तो आप इस प्रकार याद कर लेना, सभी जो है 1985-86 में। केवल एक चित्तौड़गढ़ वाला जो मृगवन है ना चित्तौड़गढ़ में, तो वो हमारा 1969 में बनता है। और अन्य जो है 7 के साथ, मतलब 7 यहाँ पर होंगे। एक हमारा अमृता देवी जो है वो मृगवन है जोधपुर में। ठीक है, अमृता देवी कृष्ण मृगवन। तो 7 यहाँ पर मृगवन देखने को मिलते हैं। 6 मैंने आपसे यहाँ पर बता दिए और 7 आप लिख लीजिए। अमृता देवी कृष्ण मृगवन जोधपुर में है, और संजय उद्यान जयपुर में, अशोक विहार जयपुर में, माचे सपारी जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में है, और पुष्कर मृगवन हमारा अजमेर में, और सज्जनगढ़ हमारा उदयपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है मृगवन। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट लेपर्ड के बारे में गलत कथन बताइए आप। यानी प्रोजेक्ट लेपर्ड के बारे में आपको कुछ 4 कथन दिए गए। इनमें से आपको कथन कौन सा कथन गलत है वो आपको चुनना है। आपके पास 10 सेकंड का समय, जरूर आंसर दीजिए। तो इस प्रकार क्या होगा सही आंसर? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ये जो है मित्रों प्रोजेक्ट लेपर्ड, इसका शुभारंभ हुआ था जालाना जयपुर में 4 अक्टूबर 2018 को। जालाना रिजर्व में इसका शुभारंभ हुआ था, लेपर्ड रिजर्व में। तो 4 अक्टूबर 2018 को जो है इसकी शुरुआत होती है। और ये जो है तेंदुओं के संरक्षण के लिए राजस्थान में
8 अभ्यारण्यों में जो है इसको तैयार किया गया था। 8 अभ्यारण्यों के लिए, कितने? 8 अभ्यारण्यों के लिए। नीचे मैंने सारे के सारे नाम लिखे, जैसे कि जालाना, आमागढ़, जयपुर वाला, कुंभलगढ़, रावली, टोडगढ़, ठीक है, और जैसमंद, शेरगढ़, बारावाला, माउंट आबू और खेतड़ी, बांसियाल, जवी बांध एवं बस्सी व सीता माता। 1 2 3 4 और 5 और 6 7 और 8, 7 और ये 8। तो यहाँ पर जो है मित्रों हमारे 8 अभ्यारण्यों में प्रोजेक्ट लेपर्ड को स्टार्ट किया गया था 4 अक्टूबर 2018 में, और राजस्थान प्रोजेक्ट लेपर्ड को शुरुआत करने वाला देश में हमारा पहला राज्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए संगत को चुनिए। ए संगत नहीं, यहाँ पर गलत कथन आपको चुनना है। राजस्थान जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो भी सरकार के द्वारा कदम वगैरह उठाए गए उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसका सही आंसर दीजिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो यहां पर सही आंसर होगा इसका, तीसरा। क्योंकि राजस्थान में जो है जैव विविधता विरासत स्थल ये 5 है। 5 है कहां कहां पर? तो एक तो हमारा केवड़ा किनाल उदयपुर में है, दूसरा भी उदयपुर में रामकुंडा में है, तीसरा हमारा नागबाड़ अजमेर में है, चौथा हमारा जो है छापोली मनसा माता झुंझुनू में है, और पांचवा हमारा आकुड जो फॉसिल पार्क है जैसलमेर वाला, वहां पर जो है ये हमें जैव विविधता विरासत स्थल राजस्थान में 5 जगहों को चिन्हित किया गया है। राजस्थान जैव विविधता नियम क्या ये 2 मार्च 2010 को लागू हुआ था? जी हाँ, ये 2010 में आया था। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना क्या 14 सितंबर 2010 को हुई थी? ये सही बात है, तो ये फर्स्ट और सेकंड भी सही हो गया। और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जिसका फेज सेकंड जायका की सहायता से, यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसी जो जापान की एजेंसी है उसकी सहायता से राज्य के 15 जिलों में तथा 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में 2011-12 में चलाई गई थी। जी यहाँ सही है। फेज फर्स्ट हमारा 2003 में स्टार्ट हुआ था और फेज सेकंड हमारा 2011-12 में स्टार्ट हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में एक जो और भी घोषित हो चुके हैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना जीका की सहायता से, ठीक है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जैव विविधता विरासत स्थल हमारे 5 है, ना कि 4 है। अब यहाँ पर आपसे जो है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में ये पूछा गया है कि उनको कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तो सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, नवंबर 1980 में, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान हमारा 1981 में, और मुकुंदरा हमारा 11 अप्रैल 2013 को नहीं होकर के बल्कि 2012 में हुआ था, 9 अप्रैल समथिंग, 9 जनवरी 2012 या ऐसा ही कुछ था, जनवरी फरवरी। तो यहाँ पर 2012 में जो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, 11 अप्रैल 2013 को नहीं, ठीक है। 2013 में तो मित्रों यहाँ पर जो टाइगर प्रोजेक्ट वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। फिर बात करते हैं राजस्थान में रामसर साइट्स की। तो नमभूमि संरक्षण हेतु रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को होती है। रामसर एक ईरान में जगह है, वहां पर इसको अंगीकृत किया जाता है और 1975 से लागू होती है। भारत 1982 में इसका हस्ताक्षर बनता है। और राजस्थान में 2 नमभूमियां, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हमारा सांबर झील, और पूरे भारत में 49 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या 1981 में, या फिर अगर आप 1983 ऑप्शन हो तो वो भी सही होगा, और सांबर झील 1990 में घोषित होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाए जाने वाला वृक्ष महोत्सव किस वर्ष से मनाया गया? तो ये हमारा मित्रों 1978 से जो मनाया जाने लगा। आखेड़ निषिद्ध क्षेत्रों के संबंध में आपको गलत कथन चुनना, आपके पास 10-15 सेकंड का समय है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, तब तक मैं वापस आता हूँ और सही आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा सही आंसर इसका? चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा कि बगदड़ा व साथीन जो है मित्रों, ये हमारा जोधपुर में नहीं है। साथीन तो जोधपुर में हो सकता है, लेकिन बगदड़ा हमारा कहां पर है? उदयपुर में स्टार्ट होगा, ठीक है। बगदड़ा कहां पर होगा? उदयपुर में होगा। तो राजस्थान में कितने 33 आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र हैं,
और सबसे बड़ा हमारा कोटसर सावंतसर चूरू वाला है। सबसे छोटा हमारा आखेड़ निशी क्षेत्र कनक सागर बूंदी वाला है। और जोधपुर जिले में हमारे सर्वाधिक आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र हैं। और बात करें बगदड़ा व सातिन, ये आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में नहीं है, केवल सातिन जोधपुर में है। और बगदड़ा की बात करें तो ये हमारा उदयपुर में है। तो आइए हम देख लेते 33 आखेड़ निषिद्ध क्षेत्रों को। बगदड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। आपने नाम नहीं सुना होगा बगदड़ा का तो प्लीज याद कर लीजिए उदयपुर को। बाकी सारे लगभग आपने नाम सुना है, जैसे कि देशनोक वगैरह हो गया, जोड़ावीर हो गया, ठीक है। तो बज्जू की बात करें तो ये बीकानेर जिले में है। रानीपुरा, बज्जू वैसे बीकानेर में आता है। रानीपुरा टोंक जिले में है। देशनोक बीकानेर में है। दियात्रा बीकानेर में है। जोड़ावीर बीकानेर में है। मुकाम बीकानेर में है। डेंचू की बात करें, डेंचू या डेंचू होगा, जोधपुर जिले में। डोली की बात करें जोधपुर जिले में। गुड्डा विष्णुयान जोधपुर जिले में। जंबेश्वर जोधपुर में है। लोहावट जोधपुर में है। साथीन जोधपुर में है, तो सर्वाधिक जोधपुर में है। फिटकासनी जोधपुर में है। बरदोद अलवर में है। बरदोद अलवर जिले में वापस रिपीट हो गया। जोड़िया की बात करें अलवर में है। धोरीमणा बाड़मेर जानते हैं। जरोदा नागौर में है। रोटू नागौर में है। गंगवाना अजमेर में है। सौंकड़िया की बात करें तो अजमेर जिले में है। और सौंकड़िया वैसे आप जगह भी जानते हो। तिलोरा की बात करें, तिलोरा अजमेर में है। सोरसन 12 है। वैसे ही कोटसर सावंतसर चूरू में है। सांचौर झालोर जानते हैं। रामदेवरा भी जानते हैं, जैसलमेर वाला। कुमाल जी की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में। मैनाल जानते हैं चित्तौड़गढ़ में है। मेहला की बात करें तो जयपुर में है। संथाल सागर जयपुर में है। उजला ये हमारा जैसलमेर में है। और कनक सागर बूंदी में है। और जल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और जवई बांध हमारा पाली में है। इस प्रकार आपको 33 आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र याद करने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो हम जानते हैं कि धोंगड़ा वृक्ष हमारा सर्वाधिक पाया जाता है 58% भाग पर। अगला क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या राजस्थान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं? क्या राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व मनसा माता झुंझुनू वाला है? क्या जो है रोटू कंजर्वेशन हमारा नागौर में है? क्या राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व रणखार जालोर है? तो सही आंसर दीजिए, वापस आता हूं। अच्छा, हाँ क्लास ठीक। तो क्या होगा सही आंसर मित्रों? दूसरा ऑप्शन गलत था हमारा। क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि 15वां कंजर्वेशन रिजर्व हमारा मनसा माता झुंझुनू नहीं था, बल्कि शाहबाद वाला था। ठीक है, शाहबाद वाला। तो इस प्रकार राजस्थान में 16 कंजर्वेशन है रिजर्व, सही बात है। और राजस्थान का नवीनतम जो मित्रों अभी हाल फिलहाल में अप्रैल 2022 में रणखार जालोर को घोषित किया है। और रोटू हमारा नागौर में है। बिसलपुर टोंक में है। जोहड़बीर बीकानेर में। सुंदा माता जालोर सिरोही में आता है। और गुड्डा विष्णुयान जोधपुर में। साकमरी हमारा झुंझुनू में है, शिखर झुंझुनू वाले क्षेत्र में। गोगलाव नागौर में। रोटू भी नागौर में। बीड़ की बात करें तो झुंझुनू है। उमेदगंज बख्शी विहार कोटा में। और जमई बांध जो लेपर्ड है वो प्रथम पाली में है। और द्वितीय की बात करें तो वो भी पाली में है। और बांसियाल जो है खेतड़ी झुंझुनू में है। और बांसियाल सेकंड और प्रथम हमारा झुंझुनू में है। और मनसा माता झुंझुनू में। शाहबाद का जंगल जो है, शाहबाद के जो है वो 12 में है। और रणखार जो है जालोर में। ठीक है, सबसे नवीनतम है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये संगत को आपको चुनना है। क्या अहिंसा घास केवलादेव घना पक्षी विहार में देखने को मिलती है? क्या डिकली पेटेरा आबू सेंसिस जो घास है वो माउंट आबू में? क्या मोथिया जो है सीतामाता अभ्यारण्य में? या सेवन घास जो है राष्ट्रीय मरुद्यान में? तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? मोथिया जो यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि मोथिया में ताल छापर अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। अगला आपको असत्य कथन बताना है किसके संदर्भ में? तो यहाँ पर आपको बाघ गणना जो हुई थी 2018 में जो संपन्न हुई थी, जिसकी आंकड़े 2019 में प्रकाशित हुए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान में जो है उस बाघ गणना के अनुसार कितने बाघ है। ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में कितने बाघ है, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस गणना के अनुसार, क्योंकि 4 सालों में एक बार गणना होती है। तो 2018 में हुई थी, अब 2022 में आएगी। तो इस प्रकार मतलब 2023 में रिपोर्ट प्रकाशित होगी। तो बताओ आप 2018 में ये संपन्न बाघ गणना के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या कुल 69 है क्या? रणथंभौर को 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया तथा वह या 1996-97 में बाघों की संख्या कम होने पर एंटी पोचिंग कार्यक्रम का संचालन किया गया। फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य को 1978-79 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। फिर आपके पास ऑप्शन है वर्ष 2008 में भारत में सर्वप्रथम बाघ स्थानांतरण में रणथंभौर से सरिस्का सुल्तान वे मछली को ले जाया गया। तो यहाँ पर सही आंसर दीजिए आप, क्या होगा? क्या होगा सही आंसर बताइए। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये मान के चलिए तो आपने टाइगर जो प्रोजेक्ट है राजस्थान में उसको अच्छी तरीके से समझ लिया।
जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि मैं बात करूं तो ये जो स्थानांतरण हुआ था ये सुल्तान व बबली मछली क्या है, ये बबली का हुआ था। बबली टाइगर जो हमारी बागिन है उनका, सुल्तान व बबली का हुआ था स्थानांतरण, यहाँ पर मछली का नहीं हुआ था। मछली जो है ये अच्छी एक तरीके से बागिन है, काफी प्रसिद्ध है रणथंभौर की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? चौथा सही होगा। 2018 में संपन्न बाघ गणना के अनुसार राजस्थान बाघों की कुल संख्या 69 थी। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 100 से ऊपर हो गई है, और पहले 1545 थी जब 2014 में गणना हुई थी। रणथंभौर को 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में सही है, और 1996-97 यहाँ पर बाघों की संख्या कम होने पर एंटी पोचिंग कार्यक्रम, और 1978-19 में सरिस्का को जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। 2013 में मुकुंदरा को, और फिर 2021 में रामगढ़ को। वन्य जीव संरक्षण जो स्थान है उनके उपनामों के बारे में पूछा गया है। तो क्या पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? क्या परिंदों का घर जो है बंद बारहठों को कहा जाता है? क्या यहाँ पर मांदो नहीं हो, बाघों की मांद होगा, ठीक है, बाघों की मांद क्या सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है? सांपों की प्रजनन स्थली क्या नाहरगढ़ को कहा जाता है? तो यहाँ पर आप सही आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो सांपों की जो प्रजनन स्थली है वो हम नाहरगढ़ को नहीं कह करके शेरगढ़ को कहते हैं, ठीक है। तो शेरगढ़ जो अभयारण्य है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? सही आंसर हमारा बाघों जो है सांपों की प्रजनन स्थली, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नहीं है वैसे, मैं आपको कुछ, हाँ यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि अभ्यारण्य हो गया, वैसे मैंने आपको 27 अभ्यारण्य पढ़ा दिया, लेकिन कुछ अन्य अभ्यारण्य भी देख लो। जैसे कि हमारा जो मछली अभ्यारण्य है वो बड़ी तालाब उदयपुर में है, और मोर अभ्यारण्य की मैं बात करूँ तो वो हमारा झुंझुनू में है। भालू अभ्यारण्य हमें जो सुंदा माता पर्वत जो है जालौर में देखने को मिलता है। गद्दा अभ्यारण्य डुंडलोद झुंझुनू में है। गो अभ्यारण्य की बात करें तो अजमेर बुआना, और अजमेर में और बुआना दोनों जगह पर, बुआना झुंझुनू में और अजमेर में। चीता अभ्यारण्य की बात करें तो जैसलमेर में हमारा है। सर्प उद्यान की बात करें तो ये हमारा कोटा में है, ठीक है। और चीता अभ्यारण्य की बात करें तो ये जैसलमेर में मैंने आपको बता दिया। पक्षी अभ्यारण्य की मैं बात करूँ तो बड़ोपल हनुमानगढ़ में है। और एक पक्षी अभ्यारण्य हमारा कौन सा था जो पक्षियों का स्वर्ग कहलाने वाला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और साइंस पार्क की बात करें तो ये हमारा जयपुर और झालरापाटन झालावाड़ देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हमें जो है अन्य भी याद रखने होंगे, कौन से अभ्यारण्य वगैरह, तो ये आपको नहीं भूलना है। और मोर अभ्यारण्य मैंने आपको बताया, आपको विशेषकर याद रखना, मोर अभ्यारण्य का झुंझुनू में है। और गजनेर अभ्यारण्य की मैं बात करूँ तो वो हमारा बीकानेर में, ठीक है, गजनेर। और उम्मेदगंज पक्षी विहार वगैरह मैंने आपको बताए थे जब पढ़ा रहा था, कौन सा रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व, वो हमारा उम्मेदगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। और राज्य का एकमात्र जो तितली पार्क की मैं बात करूँ वो हमारा कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में है तितली पार्क। और कुछ मैं जैसे आपको फैक्ट बता देता हूँ मेरे पास लिखे हुए, जैसे कि जो खसखस होती है वो घास हमारे सवाईमाधोपुर में पाई जाती है। और जो कूट नामक जो प्रवासी पक्षी होता है राजस्थान में जो है चीन से आते हैं। और राजस्थान जो वानिकी और जैव विविधता परियोजना मैंने आपको बताया फेज 2 जो है जापान के माध्यम से चलाई जा रही, जापान की सहायता से, जीका की सहायता से। और जोगी मेल हमने बताया था कि रणथंभौर में है। राजस्थान में वनों का प्रतिशत मैंने आपको बता दिया कितना है, 9.60 है टोटल। और राजस्थान में जो सर्वाधिक कौन सा वन? तो धोकड़ा वन पाए जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान में सबसे कहाँ पर कम वन पाए जाते हैं, ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो याद होना चाहिए, चूरू वगैरह, वैसे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है इनको। और राजा व रानी दो जो कल्प वृक्ष है मित्रों वो हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलता है, राजा व रानी। और उत्तर भारत का जो प्रथम सर्प उद्यान था वो कोटा में था, मैंने आपको बताया। और खड़ीन जो है वो हमारा वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि जैसलमेर में है। बाघों की मांद हमने बताया सरिस्का में है। और कोतवाल के नाम से मित्रों एक पक्षी को जाना जाता है जिसका नाम भुजंगा पक्षी होता है, तो उसको हम कोतवाल के नाम से जानते हैं।
राजस्थान में वन मंडल कितने हैं? तो 12 वन मंडल हैं। और बंद बाराठा अभ्यारण्य की बात करूँ तो मित्रों ये हमारा भरतपुर में। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, आप जानते हैं। और लोरी कीट जो नामक पक्षी होता है मित्रों, वो हमें किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? वो हमें जो है सीता माता अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट थे अन्य जो इसमें शामिल नहीं थे। वैसे वन मंडल की मैं बात करूँ तो मैं उसकी अलग सूची डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो जुड़ जाना, वहां पर मिल जाएगी। तो बोटनिकल गार्डन्स मित्रों, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे राजस्थान में बात करें तो विश्व वानिकी उद्यान जो जालान डूंगरी है वो जयपुर में जो स्थित है, उसकी तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में यहाँ पर बोटनिकल गार्डन जो स्थापित किए जा रहे हैं। और जो सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये रामसर साइड सांबर झील में कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, ये क्या है? तो इसमें मित्रों आमजन या संस्था या फिर कोई भी कॉर्पोरेट वन्य जीव जो प्रेमी होता है वो जैविक उद्यानों में वास कर वन्य जीवों को गोद ले सकते हैं इसके तहत। और ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये हमारा जयपुर में। और नेचर पार्क की मैं बात करूँ तो चूरू में। और ऑक्सीजन पार्क हमारा कोटा में। और एक्जोटिक पार्क हमारा कहाँ पर था? तो नाहरगढ़ में था। लक्ष्मणगढ़ इकोलॉजिकल पार्क तो ये हमारा सीकर में। और गुरु नानक जयंती पार्क मित्रों ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, अलवर और बूंदी में। फिर बात करें वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो वो हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में। और अमरता देवी स्मारक की बात करें तो ये हमारा खेजड़िया में है। और कैक्टस गार्डन की मैं बात करूँ तो वो हमारा कहाँ पर बनाया जा रहा है? वहां पर कहाँ पर बनाया गया? तो कुलधरा जैसलमेर में। और राजस्थान में जो है राज्य आदर भूमि जो प्राधिकरण है मित्रों, वो अभी हाल पिछले साल 2019 में जो इसको गठित किया गया था, राज्य आदर भूमि प्राधिकरण को कब गठित किया गया था? तो ये हमारा 2019 में गठित हुआ था। 20 सदस्य हैं। और जो राजस्थान राज्य वन विकास निगम है मित्रों, ये 2020 में गठित होता है। और राजस्थान वन विकास अभिकरण की मैं बात करूँ तो 2010 में गठित होता है। और राजस्थान में 4 वन प्रशिक्षण केंद्र है। कौन कौन से? राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र संस्थान जयपुर में। और मरु वन प्रशिक्षण केंद्र हमारा जोधपुर में। और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र हमारा अलवर में। और चौथा हाल फिलहाल में स्थापित किया गया वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इको सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा तालछापर चूरू में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जो है जो वन संरक्षण के लिए जो बलिदान है, जैसे कि हमारा जो बलिदान होता है जिसको हम वैष्णव संप्रदाय में जो है साका खडाना कहते हैं, साका खडाना, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो बात करें राजस्थान में तो मित्रों जीवों की रक्षा के लिए सबसे पहला जो बलिदान दिया था वो कर्मा व गोरा नामक जो स्त्री थी उनके द्वारा किया गया था। ये जो है जोधपुर जिले में जो है रामासड़ी गांव था, वहां की रहने वाली थी। और 1604 में जो उन्होंने अपना बलिदान दिया था पेड़ों की रक्षा के लिए, या जीवों की रक्षा के लिए। और दूसरा जो हुआ ये हमारा नागौर जिले में हुआ है, ये साका। और इसको जो है मेड़ता परगने के जो पोलावास ग्राम में हुआ था सन विक्रम संवत 1700 में हुआ था। और ये बात करें तो राजौद ग्राम के जो ठाकुर थे, ये होली जलाने के लिए वर्ष काटते हैं, तो उसके विरोध में बुचो जी जो है उन्होंने तलवार से अपनी गर्दन कटवा दी थी। तो बुचो जी ने अपना बलिदान दिया था। मेड़ता गांव के थे रहने वाले, नागौर जिले में। और 1700 विक्रम संवत 1700 में उन्होंने बलिदान दिया था। ठीक है, तो ये बात करते हैं। और सबसे जो एक तरीके से वृद्ध स्तर पर जो बलिदान था मित्रों वो अमृता देवी विष्णुयों का था। और इसमें बात करें तो अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियों के नेतृत्व में 363 जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने बलिदान दिया था। कब? 1730 को, 12 सितंबर 1730 को, भाद्रपद शुक्ला दशमी को। तो यहाँ पर उन्होंने जो है पेड़ों को काटने से जो है बचाने हेतु अपना जो है पेड़ से लिपट गई थी और अपने जो प्राण है उनकी बलिदान दे दिया था। ठीक है, प्राणों की आहुति दे दी थी। और इन्हीं के बलिदान की स्मृति में मित्रों खेजड़ली गांव में आप जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ला दशमी को हर वर्ष शहीद दिवस मनाए जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में अमृता देवी जो शहीद स्मारक भी हमारा कहाँ पर? जोधपुर में खेजड़ली गांव जो है वहां पर बनाया जा रहा है। तो ये हमारा था कुछ एक तरीके से जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए। और गुरु जम्बेश्वर का नाम तो सर्वप्रथम आता है हमारे पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए। और कुछ जो है वनों के लिए, जैसे कि हमारा वैसे अगर आप अलग तरीके से पढ़ेंगे तो उनको देखेंगे, जैसे कि हमारा जो है घर घर औषधि अभियान हो गया, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय ये वृक्ष दिए जाते हैं। 1 अगस्त 2021 से हमारी ये स्टार्ट होती है योजना। ठीक है, चार पौधे आपको इसमें मिलते हैं। और इसमें जो है पौधे आपको दिए जाते हैं 2 बार, यानी 8 पौधे दिए जाएंगे 2 बार। और राजस्थान में वानिकी और जैव विविधता संरक्षण परियोजना की बात कर रहा था, तो उसको जो है स्टार्ट किया गया है अभी। तो जापान की सहायता से रोलिंग प्लान जो है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो एजेंसी है उसके द्वारा।
भारत सरकार ने जो है इसको अनुमति दी है। 2020 में हमारे जो है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना स्टार्ट हुई है। और एक है राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना। तो ये विकास नाम आ गया, तो ये हमारे जो है AFD जो फ्रांस है उसके द्वारा वित्त पोषित है और ये 13 जिलों में स्टार्ट की गई थी। और राजस्थान वानिकी एवं बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है उसके संरक्षण की योजना जो है मित्रों ये 19 जिलों में, और राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास जो परियोजना है वो हमारी स्टार्ट की गई कितने जिलों में, तो वो हमारी स्टार्ट की गई मित्रों, स्टार्ट की गई 13 जिलों में। और ठीक है, तो ये फेज 2 तो हमने देखा था कि भाई राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना का फेज 2 वो तो कितने जिलों में था, वो 15 जिलों में था और 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में। ये देखिए आप 15 जिले और 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान वानिकी जैव विविधता संरक्षण जो परियोजना स्टार्ट हुई है जीका की सहायता से वो 19 जिलों में हुई है। और राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास जो परियोजना है वो हमारी स्टार्ट हुई है मित्रों 13 जिलों में, AFD फ्रांस के द्वारा जो है वित्त पोषित है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये मैंने जो है सारी चीजें इस क्लास में आपको बता दी हैं। वैसे अगर आप कुछ रह जाती हैं तो उनको भी हम पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।